हेलो दोस्तों, आप सभी का श्री श्री कृष्ण इंस्टीट्यूट में स्वागत है। पुनः आप लोगों के बीच स्टैटिक जीके का प्रश्न लेकर उपस्थित हैं जो आपके आने वाले आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो आज का जो मेरा टॉपिक है मिसलेनियस टॉपिक है, जिसमें ज्योग्राफी भी मिलेगा, बायोलॉजी का भी प्रश्न देखने को मिलेगा आपको और हिस्ट्री का भी प्रश्न देखने को मिलेगा। तो वीडियो को पूरा देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि मानव शरीर में रुधिर बैंक यानी ब्लड बैंक का कार्य कौन करता है। तो ये रुधिर जो होता है, रक्त जिसे कहते हैं, इसका ब्लड बैंक का काम करता है तिल्ली या प्लीहा, इसी को कहते हैं स्प्लीन। क्या कहते हैं? स्प्लीन। जो आप इमेज में देख रहे हैं यही है आपका स्प्लीन। क्या है? स्प्लीन है, जिसे आपको ब्लड बैंक कहा जाता है। यहाँ इसे आरबीसी यानी रेड ब्लड कॉर्पोसेल जो होता है उसका भी आपातकालीन ब्लड बैंक पूछा जाए तो आपका आंसर क्या होता है? प्लीहा या स्प्लीन। यानी ब्लड जो होता है, मेरा रक्त जो होता है, वो सामान्यतः मनुष्य में 5 से 6 लीटर होता है, यहाँ कुल वजन का 7%। और यह आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स ये 3 प्रकार का होता है। आपको खासकर सॉलिड जो ब्लड होता है वो 3 प्रकार के होता है और एक होता है प्लाज्मा। क्या होता है? प्लाज्मा। तो आरबीसी जो होता है इसी का जीवन काल 1 से 120 दिन होता है और इसका निर्माण जो होता है अस्थि मज्जा और इसके अलावा यकृत में होता है और यह जाके समाप्त कहाँ होता है, कहाँ पे जाके जमा हो जाता है? तो स्प्लीन या प्लीहा, इसी को कहते हैं तिल्ली में क्या होता है? जमा होता है। अतः प्रश्न कभी कभी सुनने में आता होगा कि आरबीसी का आपातकालीन ब्लड बैंक पूछे या शमशान घाट पूछे या कब्रिस्तान पूछे। तो कब्रिस्तान या शमशान घाट या किसी तरह का घुमा के प्रश्न आपके सामने आए तो आंसर सेम ही होगा, तिल्ली या प्लीहा, या डायरेक्टेड रुधिर पूछ दे या रक्त पूछ दे, आंसर सेम ही है क्योंकि आरबीसी ब्लड का ही एक पार्ट है। क्योंकि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स वो सॉलिड जो ब्लड है उसी का ये तीनों पार्ट है। तो इसको याद रखेंगे। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना किस दिन घटी थी? तो ये घटना घटी थी 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को ये घटना घटी थी जलियांवाला बाग। और इसमें जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश दे दिया था, जिससे कारण हजारों लोगों की जान चली गई। जिससे कारण ये अभी भी आप जाते हैं वहाँ पर तो देखते हैं वहीं पर एक कुआं है जहाँ पर बहुत से लोगों क्या हो गई थी, जान चली गई थी। और ये है अमृतसर में। और होने का कारण क्या था? जलियांवाला बाग हत्याकांड का कारण क्या है? तो याद रखेंगे, रॉलेट एक्ट जब 1919 में भारत में आया था, एक ऐसा कानून था जिसमें किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी हो सकते थे और उसमें ना आप अपील कर सकते हैं, ना दलील दे सकते हैं, ना ही वकील रख सकते हैं। ऐसी प्रावधान वाली कानून थी जिसके कारण डॉक्टर सत्यपाल सैफुद्दीन किचलू जो थे वो अमृतसर में विरोध कर रहे थे और विरोध के कारण पुलिस वहाँ क्या कर ली, पकड़ के इनको जेल में डाल दी। और उसके बाद ही 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में इसी जलियांवाला बाग में वहाँ के लोग इकट्ठा हुए थे और इकट्ठा होने के दौरान ही आपको जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश दिया था, जिसके कारण बहुत से लोगों की जान चली गई थी। तो इसी को हम लोग जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जानते हैं, जो घटना हुई थी 13 अप्रैल 1919 को। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। भारत में पहली बार जनगणना कब की गई थी? तो भारत में पहली बार जब जनगणना हुआ था वो 1872 ईस्वी में किया गया था। उस समय लॉर्ड मेयो के शासनकाल में, यानी लॉर्ड मेयो जो थे हमारे उस समय भारत के क्या थे, वायसराय थे। उन्हीं के समय ये पहली बार भारत में जनगणना हुआ। जबकि नियमित जनगणना की शुरुआत हुई थी, नियमित यानी एक वेब में, मतलब एक सीरीज की तरह शुरुआत 10-10 वर्ष बाद जनगणना होती है। और 1881 ईस्वी में किससे आपको नियमित जनगणना हो रही है प्रत्येक 10 वर्षों पर। तो यह जनगणना हुई थी 1881 ईस्वी में। उस समय लॉर्ड रिपन के समय हुआ था। कब हुआ था? लॉर्ड रिपन के समय हुआ था। और आप देखे होंगे 2011 में आपको भारत की 15वीं जनगणना थी। 2011 में जो जनगणना हुई वो आपको 15वीं जनगणना हुई और 16वीं जनगणना होगी आपको 2011 में। यानी 2011 में जो होगी वो 2021 कब होगा? 2021 में आपको ये 16वीं जनगणना होगी। अब की इस बार आपको डिजिटल जनगणना होगा 2021 में। तो जनगणना होता है प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर, तो इसको याद रखेंगे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है कि सौर मंडल का दूसरा बड़ा ग्रह कौन है? यानी सौर मंडल का दूसरा बड़ा ग्रह है जो आपको एक इमेज से अगले वीडियो में समझाए थे। और इसको पुनः देखने के लिए आपको वीडियो जो है 20 मार्च वाला एक बार जरूर देखेंगे, तो इससे ये प्रश्न आपका सोलर सिस्टम का एक भी एग्जाम में अगर आए तो छूट नहीं सकता। तो आइए देखते हैं सौर मंडल का दूसरा बड़ा ग्रह कौन है।
इसको समझने के लिए पहले इसको एक बार पुनः देखते हैं। देखिए सौर मंडल में आपको सबसे नज़दीक जो है, सूर्य के सबसे नज़दीक होता है वो मरकरी है, उसके बाद वीनस है, उसके बाद अर्थ, उसके बाद मार्स, उसके बाद जुपिटर, उसके बाद अस्टॉन, उसके बाद यूरेनस और नेपच्यून और प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया गया 2006 में। तो प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे बड़ा ग्रह कौन है। तो यहाँ से आकार से के अनुसार हम लोग देखते हैं तो सबसे बड़ा जो ग्रह है वो आपका ग्रह है जो सबसे बड़ा ग्रह है वो आपको ये जुपिटर है। जुपिटर जो है सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। और दूसरे नंबर पे आता है शनि। शनि जो है वो दूसरा बड़ा ग्रह है सौर मंडल के। और तीसरा बड़ा ग्रह जो है वो यूरेनस है। और चौथे बड़ा ग्रह जो है वो नेपच्यून है। यानी कहने का मतलब सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, उसके बाद दूसरा बड़ा ग्रह शनि, और तीसरा बड़ा ग्रह अरुण, और चौथा बड़ा ग्रह आपको ये वरुण है। और पांचवा बड़ा ग्रह जो है वो पृथ्वी है। पांचवा बड़ा ग्रह पृथ्वी है। और छठा बड़ा ग्रह ये आपको शुक्र है। और सातवां बड़ा जो ग्रह है तो पांचवा ग्रह ये है, और ये छठा ग्रह है, और ये आपका सातवां बड़ा ग्रह। और आठवां बड़ा ग्रह जो है वो आपका मरकरी यानी बुध है। तो हम याद रखेंगे सौर मंडल का पांचवा बड़ा ग्रह जो है वो शुक्र है, और छठा बड़ा ग्रह सौर मंडल का पांचवा बड़ा ग्रह पृथ्वी, और छठा बड़ा ग्रह जो है आपका शुक्र है, और सातवां बड़ा ग्रह जो है वो मंगल है, और आठवां जो ग्रह है वो मरकरी। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह जो है वो बुध है, और सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो है वो आपको बृहस्पति है। तो प्रश्न जो पूछा हुआ उसका उत्तर देखते हैं। पूछता है सौर मंडल का दूसरा बड़ा ग्रह कौन है। तो दूसरा बड़ा ग्रह जो है वो आपका हो जाएगा शनि। कौन होगा। तो शनि आपका आंसर हो जाएगा। तो सौर मंडल का दूसरा बड़ा ग्रह शनि है। तो आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न पूछता है कि सूर्य और पृथ्वी के निकटतम ग्रह क्रमशः कौन है। सूर्य और पृथ्वी के बीच कौन कौन से ग्रह हैं। तो आइए आप देख सकते हैं प्रश्न है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच, तो पृथ्वी यहाँ है और सूर्य जो है यहाँ पे है। तो सूर्य और पृथ्वी के बीच दो ही ग्रह है, एक मरकरी है और एक वीनस, यानी बुध और शुक्र दो ही ग्रह जो है वो पृथ्वी और आपको सूर्य के बीच है। तो आंसर हो जाएगा आपका बुध और शुक्र जो है वो सूर्य और पृथ्वी के बीच ग्रह हैं। एक बार इमेज को अच्छा से देख लेंगे, और इस पर भी आपको 20 मार्च वाले वीडियो देखेंगे, उस पर भी हमने चर्चा अच्छा से किया है सोलर सिस्टम वाला। तो आइए देखते हैं एक और अगला प्रश्न है कि बुध जो होता है, मरकरी जो होता है, वो सूर्य का परिक्रमा लगाने में कितना समय लगता है। यानी पूरे घूमने में, यानी ये सूर्य है इसको पूरे चक्कर लगाने में बुध कितना दिन का समय लेता है। तो ये समय लेता है आपको 88 दिन का। कितना दिन का समय लेता है। 88 दिन का समय लेता है। रेवोल्यूशन पीरियड जो है उसका 88 दिन का है, यानी 88 दिन में पूरा एक बार चक्कर लगाता है। जबकि अपने एक्सिस पर, अक्ष पर एक बार चक्कर लगाने में वो 58 दिन का समय लेता है। कितने दिन का समय लेता है। 58 दिन का, यानी रोटेशन पीरियड इसका जो होता है वो कितने दिन का होता है। तो आपको 58 दिन का इसका रोटेशन पीरियड होता है। तो आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया। डीएनए का जो डबल हेलिक्स मॉडल जो है, यानी द्विकुंडलित मॉडल जो है किसने दिया। तो ये दिया था वाटसन एवं क्रिक ने। कौन दिया था। वाटसन एवं क्रिक ने ये डीएनए का आपको डबल हेलिक्स मॉडल दिया था। डीएनए का मतलब डाइऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, और इसी में डबल हेलिक्स मॉडल जो दिया था, जो आप देख रहे हैं इमेज में, वो किसने दिया था। तो वो दिए थे वाटसन एवं क्रिक, जिसके कारण उनको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था 1968 ईस्वी में। ल्यूमन हॉक जो थे वो लिविंग सेल यानी जीवित कोशिका की खोज किए थे। कौन। ल्यूमन हॉक। और रॉबर्ट हुक से याद रखेंगे, रॉबर्ट हुक ने पहली बार डेड सेल की खोज किए थे, यानी पहली बार कोशिका की खोज किसने किया था। रॉबर्ट हुक ने किया था। जबकि रॉबर्ट ब्राउन जो है वो कोशिका के केंद्रक यानी न्यूक्लियस की खोज कौन किया था। रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। तो आइए देखते हैं अगले प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूक्लियर पावर प्लांट सुमेलित नहीं है। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है वो कौन सा नहीं है। तो आपको देखना है कुडलकुलम जो है वो तमिलनाडु में है, ये सही है। कैगा कहाँ है। कर्नाटक में। काकरापड़ा गुजरात में है, और कलपक्कम जो है वो तमिलनाडु में है। कहाँ है। तो तमिलनाडु में।
तो याद रखेंगे भारत में जो न्यूक्लियर पावर प्लांट जो 22 को है उसमें से 7 यूनिट है, 22 पावर प्लांट है उसमें से 7 यूनिट जो है, और उस 7 यूनिट से प्रश्न आपको पूछते रहता है। उसी 7 यूनिट में है कुडलकुलम तमिलनाडु में, कैगा कर्नाटक, काकड़ापड़ा गुजरात और कलपक्कम क्या है तमिलनाडु। तो इसका कौन सम्मिलित नहीं है, तो आपको सम्मिलित नहीं होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है वो सम्मिलित नहीं है। यानी यहाँ पूछा हुआ है कलपक्कम, तो कलपक्कम कहाँ है, तो तमिलनाडु में है। अगला है कि भारत का राष्ट्रीय गान नेशनल एंथम कौन है, तो भारत के राष्ट्रीय गान जो है वो जन गण मन है। तो भारत के राष्ट्रीय गान क्या है, जन गण मन, जो आप इस इमेज में देख रहे हैं, ठीक है, जिसके रचयिता थे रविंद्रनाथ टैगोर। कौन थे, रविंद्रनाथ टैगोर। जबकि भारत के राष्ट्रीय गीत जो है वो वंदे मातरम है। कौन है, वंदे मातरम है, और इसे रचना करने वाले थे बंकिम चंद्र चटर्जी। इनकी एक पुस्तक थी आनंद मठ उपन्यास, वहीं से ये वंदे मातरम लिया गया था। और पहली बार वंदे मातरम गाया गया था 1896 ईस्वी में कलकत्ता में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, जिसमें रहीमतुल्ला सैनी क्या थे, अध्यक्ष थे। जबकि जन गण मेरा जो राष्ट्रीय गान है ये पहली बार गाया गया था 1911 ईस्वी में, वो भी कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में इसे गाया गया था। अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रीय पक्षी नेशनल बर्ड कौन है, तो भारत के राष्ट्रीय नेशनल बर्ड जो है वो मयूर है। क्या है, मयूर, यानी कह सकते हैं उसको मोर, और ये है, इसको अंग्रेजी में कहते हैं पीकॉक। तो इसको याद रखेंगे, ये भी प्रश्न आपको खासकर एयरफोर्स नेवी में ऐसे पूछ जाता है। नेशनल बर्ड है, नेशनल पक्षी, पशु, ये सब पूछा जाता है, तो इसको याद रखेंगे। तो आइए देखते हैं अगले प्रश्न में है कि 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना किया था। तो इसके स्थापना किस शहर में किया गया था, तो इलाहाबाद में किया गया था। यानी इलाहाबाद में आपको स्वराज पार्टी की स्थापना किया गया, जिसके अध्यक्ष थे चित्तरंजन दास। अध्यक्ष कौन थे, चित्तरंजन दास, और मोतीलाल नेहरू जो थे वो महासचिव थे। मोतीलाल नेहरू क्या थे, महासचिव थे। पटना से याद रखेंगे, पटना में 1912 ईस्वी में कांग्रेस की मीटिंग हुआ था, खासकर बांकीपुर में। कहाँ हुआ था, बांकीपुर में। लखनऊ से याद रखेंगे, लखनऊ में ही पहली बार अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना किया गया था 1936 ईस्वी में, स्वामी शाहजानंद जिसके अध्यक्ष थे, और इसकी स्थापना कहाँ हुआ था, लखनऊ में। और गया में भी आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मीटिंग जो हुई थी गया में हुई थी 1922 ईस्वी में, और चित्तरंजन दास अध्यक्ष थे। और उसके बाद यहाँ से वो निकल गए और बाद में अलग एक लोग दल बनाया जिसका नाम था स्वराज पार्टी। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया गया था, तो ऑप्शन तो देखेंगे, तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन सबसे पहले किया था मैडम भिखाजी कामा ने किया था। मैडम भिखाजी कामा ने पहली बार 22 अगस्त 1907 ईस्वी में जर्मनी के स्टुटगार्ट में का झंडा फहराई थी मैडम भिखाजी कामा, और ये पारसी धर्म को मानती थी। खासकर दादा भाई नौरोजी के सचिव के रूप में भी कार्य कर चुके थे। इन्हें भारत माता के नाम से भी हम लोग जानते हैं। और एनी बेसेंट से याद रखेंगे, एनी बेसेंट जो है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष है, जो 1917 में कलकत्ता में बनी थी। सरोजिनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष जो है सरोजिनी नायडू हैं, जिन्हें भारत की बुलबुल के नाम से भी जानते हैं। 1925 ईस्वी में वो कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। इस पॉइंट को भी याद रखेंगे। अब प्रश्न पूछता है भारत के आधुनिक जो झंडा है यानी ध्वज है उसका डिजाइन किसने किया, तो भारत के आधुनिक जो झंडा का जो डिजाइन देखते हैं वो तैयार किए थे आपको पिंगले वेंकैया। किसने तैयार किया था, पिंगले वेंकैया ने इसको तैयार किया था। तो इसको याद रखेंगे, दोनों पॉइंट में अलग अलग है। आपको सबसे पहले ध्वज जो तैयार की थी राष्ट्रीय ध्वज वो मैडम भिखाजी कामा, और विदेशों में इन्होंने ही फहराया था स्टुटगार्ट में 22 अगस्त 1907 ईस्वी में। जबकि भारत में जो आधुनिक झंडा जो बनाया गया वो पिंगली वेंकैया के द्वारा बनाया गया, जो इमेज में आप देख रहे हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से गंगा की कौन सी सहायक नदी उच्च प्रायद्वीपीय भूमि से निकलती है, तो ये सोन नदी निकलती है। कौन नदी निकलती है, सोन नदी जो निकलती है अमरकंटक से निकलकर आके गंगा में क्या होती है, मिल जाती है पटना के दानापुर के पास। तो ये है गंगा की कुछ सहायक नदियाँ, जिसमें बाईं ओर से मिलती है रामगंगा नदी, गोमती नदी, घाघरा नदी, गंडक नदी, कोसी नदी, महानंदा नदी। ये सारी गंगा की सहायक नदियाँ हैं, जिसमें गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी जो है वो यमुना नदी है। कौन है, यमुना नदी। यानी गंगा नदी जहाँ निकलती है उसको क्या कहते हैं, भागीरथी नदी कहते हैं। यानी ये गंगोत्री हिमानी गोमुख से निकलकर और ये भारतीय राज्यों से होते हुए ये बांग्लादेश से होते हुए कहाँ चली जाती है, तो बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, और इसी दौरान कई नदियाँ उसमें आके क्या हो जाती है, मिल जाती है। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है, यानी कानूनी अधिकारी कौन होता है, जो भारत सरकार का पक्ष न्यायालय में रखने का काम करता है।
और यह है, इसी को हम लोग कहते हैं आपको अटॉर्नी जनरल। क्या कहते हैं? अटॉर्नी जनरल। और इसी को हिंदी में महान्यायवादी का भी कहा जाता है। तो भारत के महान्यायवादी जो होते हैं वो भारत के सर्वोच्च विधि अधिकारी जो होते हैं वो होते हैं। वर्तमान में है के वेणुगोपाल। कौन है? के वेणुगोपाल है, जिसकी नियुक्ति करते हैं आपको राष्ट्रपति अनुच्छेद 76 के तहत। अब है भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो वर्तमान भारत के मुख्य न्यायाधीश है शरद अरविंद बोबडे। जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं उन्हीं को भारत का मुख्य न्यायाधीश कहा जाता है, यानी CJI यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। कानून एवं न्याय मंत्री जो वर्तमान में है रविशंकर प्रसाद। महाधिवक्ता को एडवोकेट जनरल कहते हैं। ये राज्य का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है, यानी राज्य का सबसे बड़ा विधि अधिकारी को हम एडवोकेट जनरल या महाधिवक्ता कहते हैं। जबकि केंद्र के सर्वोच्च विधि अधिकारी जो होता है, जिसे भारत महान्यायवादी के नाम से भी जानते हैं, अटॉर्नी जनरल के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है कि बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान जो है अमार सोनार बांग्ला की रचना किसने किया था? तो ये किए थे रविंद्रनाथ टैगोर। तो भारत में बंगाल विभाजन जब हुआ था 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी के बाद, उसके बाद आपको बंगाल के क्षेत्रों में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुआ था 1905 ईस्वी में। और स्वदेशी आंदोलन के दौरान ही अमार सोनार बांग्ला गीत की रचना किए थे रविंद्रनाथ टैगोर, जो वर्तमान में बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत भी है। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न है। तो अगले प्रश्न इतने ही सीरीज में प्रश्न था जिस पर हमने चर्चा किया। और आप लोग केवल देखते हैं वीडियो, लाइक कम करते हैं। तो यही आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो देख रहे हैं तो लाइक ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।